किस तरह से मरीज हो रहे हैं बर्बाद। पिनाइल इम्प्लांट के नाम पर चल रहा है धंधा। देखिए डॉक्टर गुप्ता की खास रिपोर्ट। उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। वो यहाँ पे रहते नहीं है, बाहर से आते हैं। उनको पहली बार और आखिरी बार मैं सीधा ओटी में देखा था। बजट भी नहीं था, सो उसके तो दैट्स रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे कर दिया। सो इरोजन हो गया। वो बोल रही कि आपने कुछ तो गंदा अंडरवेयर पहना होगा, डेटॉल से साफ नहीं किया होगा। अगर है आपको अपने लिंग से प्यार तो हो जाओ होशियार, क्योंकि पिनाइल इम्प्लांट स्कैम्स चालू हो चुके हैं। और पिनाइल इम्प्लांट स्कैम से मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, आपका पहनने से ख़राब होता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पर पिनाइल इम्प्लांट स्कैम से ये एक अच्छी टेक्निक है जिससे कई मरीज़ों के घर बस गए, जिससे कई मरीज़ों की ज़िंदगी सुधर गई, उसको एक बैड नेम मिल रहा है। क्या है पिनाइल इम्प्लांट स्कैम, मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद समझाऊंगा कि इसमें स्कैम कहाँ कहाँ पर है। मैं किसी भी डॉक्टर सर्जन का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना, पर आपको एज अ पेशेंट जागरूक करना ज़रूरी है कि अगर आप पिनाइल इम्प्लांट की तरफ सोच रहे हैं, जा रहे हैं, तो 2 चीज़ों की सावधानी बरतें। पहला, इम्प्लांट एक अच्छा सोल्यूशन है, इम्प्लांट एक बढ़िया टेक्निक है, पर इम्प्लांट से पहले दवाइयाँ और बहुत तरह की टेक्निक जैसे PRP, P-शॉट, स्टेम सेल, शॉकवेव है। तो हो सकता है कि एंग्जाइटी की वजह से या किसी और कारण से आपको ED हो और आपको इम्प्लांट की ज़रूरत ही ना हो। और सेकंड, अगर आप इम्प्लांट करा रहे हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम में इम्प्लांट्स होते हैं वहाँ कराइए, ताकि आपको हमेशा 100% रिजल्ट मिले। तो ये स्कैम कुछ ऐसे है कि जैसे बहुत बच्चे हैं, बहुत पेशेंट्स हैं जो परेशान हैं, दवाइयों में लुट चुके हैं। दवाइयाँ कई बार लाखों रुपए की आती है आयुर्वेदिक सेंटर्स पे, दवाइयाँ खा चुके हैं, फ़ायदा नहीं होता और वो कुछ सोल्यूशन के इलाज में है। वीडियो देखते हैं, वीडियो में दिखता है इम्प्लांट के बारे में, फिर सोचते हैं कि इम्प्लांट तो महंगा है, कैसे अफोर्ड करेंगे। और इस चक्कर में कुछ यूट्यूब पे डॉक्टर्स हैं जो सस्ता पिनाइल इम्प्लांट कराने की बात करते हैं। अब वो सस्ता कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। पर वो सस्ते के चक्कर में उसको फ़ोन करते हैं उनके सेंटर पे जो किसी एक सिटी में है, जैसे इंदौर हो गया, सेंटर पे फ़ोन करते हैं और वहाँ पर उनसे डॉक्टर बात नहीं करता, वहाँ पर उनसे उनका कोई स्टाफ बात करता है और वो बोलता है कि हाँ जी आप कहाँ से बोल रहे हैं। पेशेंट बोलता है कि मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, बॉम्बे से बोल रहा हूँ, लखनऊ से बोल रहा हूँ, कहीं से बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं पेशेंट को कि आपको इंदौर आने की ज़रूरत नहीं है, आपके शहर में ही डॉक्टर साहब आपका सर्जरी कर देंगे, हमारे सेंटर्स पूरे इंडिया में है, हम सर्जरी आपकी कर देंगे। पेशेंट खुश कि आने जाने के पैसे बच गए, डॉक्टर्स हमारे शहर में आके हमारी सर्जरी कर देंगे। और जब पेशेंट उस शहर में बताए गए सेंटर में पहुंचता है तो वहाँ उसको डॉक्टर मिलता ही नहीं है, और डॉक्टर मिलता भी है तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, जहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है आपका इम्प्लांट हो जाएगा और आप भर्ती हो जाइए। डॉक्टर मिल गया तो गनीमत है, 90% टाइम डॉक्टर नहीं मिलता, उसका कोई जूनियर, कोई स्टाफ, कोई टेक्नीशियन जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी कोई डिग्री नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, और वो मरीज़ को बिना एग्जामिन किए, बिना देखे, बिना चेक किए कि उसको इम्प्लांट की ज़रूरत है भी या नहीं, किस इम्प्लांट की ज़रूरत है, उसको बिना गाइड किए। पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, पेशेंट को BP है तो उसके BP कंट्रोल नहीं होता, कोई एनेस्थेटिस्ट देखता नहीं, कोई मेडिसिन का डॉक्टर देखता नहीं, और पेशेंट को सीधा OT में लेके चले जाया जाता है। आप समझिए पेशेंट आया है, उसको बिना चेक किए डायरेक्ट OT में लेके जाना, बिना डॉक्टर से मिले, ये कितना बड़ा क्राइम है। OT में पेशेंट रिक्वेस्ट करता रहता है कि डॉक्टर साहब को मिलवा दो, डॉक्टर साहब को मिलवा दो, और जो एनेस्थेटिस्ट है या टेक्नीशियन है वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मिलेंगे, आ रहे हैं, आ गए हैं, किसी और मरीज़ के साथ व्यस्त है, कहीं और व्यस्त है, कहीं यहाँ व्यस्त है, कहीं वहाँ व्यस्त है, बहाना बनाकर मरीज़ को बेहोश कर दिया जाता है। पीछे से सर्जरी कौन करता है कुछ नहीं पता, डॉक्टर ने खुद करी है, किसी डॉक्टर को बुलाया गया है, कोई टेक्नीशियन है, कुछ नहीं पता। सर्जरी होने के बाद पेशेंट को होश आता है, होश के बाद पूछता है मेरी सर्जरी हो गई, हाँ आपकी सर्जरी हो गई, अब आप घर जा सकते हैं। पेशेंट फिर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डॉक्टर से मिलवा दो, मेरी सर्जरी हुई है, कैसे हुई है, क्या हुई है। फिर वही जवाब कि डॉक्टर साहब बिजी है, डॉक्टर साहब कहीं निकल गए, डॉक्टर साहब का केस किसी और सिटी में था, डॉक्टर साहब को हम फ़ोन पे बात करा देंगे। फ़ोन पे किसी भी आदमी से बात करा दी जाती है और पेशेंट को लगता है कि हाँ ठीक है, और मरीज़ उसके बाद अपने घर की ओर चल जाता है। पिनाइल इम्प्लांट में मुसीबत यह है कि पहले 1-2 दिन में कुछ पता नहीं चलता, 7-10 दिन के बाद जब मरीज़ देखता है कि उसकी पेनिस का हुलिया बिगड़ चुका है, पस पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, पेन हो रहा है, इम्प्लांट सही नहीं डला है, ऊपर नीचे डल गया है, इम्प्लांट प्रॉपर्ली शेप पे नहीं है, इम्प्लांट एरोजन की तरफ जा रहा है, उसको कंटिन्यूस पेन हो रहा है, और जब पेशेंट फिर से कॉन्टैक्ट करता है उसी सेंटर पर तो वहाँ से जवाब आता है कि आप वहीं जाके दिखाइए जहाँ पर सर्जरी हुई थी। जब वहाँ जाता है तो वहाँ जवाब मिलता है कि डॉक्टर साहब ने जिसने की थी आप उनसे बात कीजिए, या जवाब मिलता है कि आप कहीं और दिखाइए।
तो पेशेंट इसी परेशानी में कि किसको दिखाए, क्योंकि डॉक्टर से तो मिला नहीं, ना डॉक्टर से मिला है ना डॉक्टर ने उसको देखा है। डिस्चार्ज समरी जो मिलती है पेशेंट को, डिस्चार्ज समरी पे ना कोई एविडेंस है, ना कोई सर्जरी के नोट्स है, ना कोई इम्प्लांट का स्टिकर है, बस एक साफ कागज़ पर कुछ लाइनों में दवाइयाँ लिख के मरीज़ को वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। फिर पेशेंट जो है 15 दिन 20 दिन परेशान होता है, यहाँ धक्के खाता है, वहाँ धक्के खाता है, फ़ोन करता है, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, और फाइनली परेशान होकर या तो अपनी स्थिति से नाता जोड़ लेता है, किसी छोटे अस्पताल में जाकर, किसी नर्सिंग होम में जाके अपना इम्प्लांट निकलवा लेता है, या जो करके दे दिया है उससे काम चलाता रहता है, या फिर किसी बड़े सेंटर में जैसे हमारा हो गया, और भी डॉक्टर्स हैं, किसी अच्छे बड़े सेंटर में जाके अपने इम्प्लांट को रिपेयर कराता है या ठीक कराता है। पर रिपेयर हमेशा पॉसिबल नहीं है, हर मरीज़ की रिपेयर पॉसिबल नहीं है। पहली बार में ही अच्छा किया गया इम्प्लांट बेस्ट इम्प्लांट है, पस पड़ने के बाद, इरोजन होने के बाद, इम्प्लांट निकल जाने के बाद, इम्प्लांट खराब हो जाने के बाद कोई भी सल्यूशन नहीं मिलता। मेरे पास धीरे धीरे पिछले कुछ साल में ऑलमोस्ट 70 से 80 मरीज़ ऐसे हैं जो मुझ तक पहुँचे हैं, जिनकी हमने हेल्प की है। मैंने पहले भी उनके इंटरव्यू शेयर किए हैं। आज मैं आपसे 2 मरीजों के और इंटरव्यू शेयर करूंगा जिनके साथ ये सेम स्कैम उनके पेनिस के साथ किया गया है। और इससे मुझे पर्सनल दुख इसलिए है कि पहला, मरीज परेशान है, सेकंड है पिनाइल इम्प्लांट का नाम खराब हो रहा है। मतलब आप देखिए, ये खराब है, ये बेकार है। ये बेकार खराब क्यों है? क्योंकि ढंग से किया ही नहीं गया है। आप करवाओगे चीज़ को गलत जगह पे और फिर नाम खराब करोगे टेक्नोलॉजी का, तो फिर तो वो ठीक बात नहीं है। तीसरा है कि ये मरीज जब आते हैं तो ऑलरेडी बहुत खर्चा कर चुके होते हैं, सस्ते के चक्कर में डबल खर्चा कर चुके होते हैं। ठीक करने के नाम पे हमें मजबूरन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ठीक करना पड़ता है, सस्ते में करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा दूसरे मरीजों से निकलता है। तो ये स्कैम कई पॉइंट्स पे, कई लेवल्स पे गलत है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डॉक्टर्स या जो भी डॉक्टर्स इसको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो इसको बंद करें। पर वो नहीं बंद करेंगे तो मैं एटलीस्ट आप मरीजों को पिनाइल इम्प्लांट स्कैम के 10 पॉइंट्स बताता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्कैम क्यों है। पहला, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पिनाइल इम्प्लांट जहाँ कहीं भी होता है वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। बड़े इम्प्लांटर्स जैसे हमारे गुरुज है, डॉक्टर पेरिटो है, डॉक्टर आइड है, डॉक्टर क्रेमर है, डॉक्टर शॉन पार्क है, पूरे वर्ल्ड में आप कभी नहीं पाएंगे कि ये पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। डॉक्टर पेरिटो मियामी में ऑपरेशन करते हैं तो मियामी में ही करते हैं, वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगे न्यूयॉर्क में घूमते हुए या ऑस्ट्रेलिया में घूमते हुए इम्प्लांट करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि सिर्फ एक सर्जन से इम्प्लांट अच्छा होता है ऐसा नहीं होता है। आपका ओटी, आपकी ओटी की सुविधाएं, आपके डॉक्टर, आपके असिस्टेंट, आपके जूनियर्स, आपकी टेक्नीशियन टीम, आपकी सपोर्ट टीम, आपकी दवाइयाँ, आप इम्प्लांट कहाँ से खरीद रहे हैं, ये हर चीज़ मैटर कर जाती है अच्छे रिजल्ट देने में। तो वो हर चीज़ आपको हर नए सेंटर में मिल पाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आज हम दिल्ली में अपने सेंटर पे सर्जरी करते हैं तो हमारे सेंटर पे वो हर चीज़, हर सुविधा, हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। पर कल को अगर मैं पुणे चले जाऊँ या बॉम्बे चले जाऊँ सर्जरी करने, तो हो सकता है मुझे वहाँ टीम ना मिले या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ना मिले और मैं अच्छा रिजल्ट ना दे पाऊँ। दूसरा, इम्प्लांट में फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। इम्प्लांट सर्जरी के बाद 6 से 8 हफ्ते लगते हैं इम्प्लांट को प्रॉपर शेप, साइज और हार्डनेस देने में। इसका एग्जाम्पल है, अगर आपका भी हार्ट टूटा हो और प्लस्तर बंधा हो तो आपको 6 हफ्ते प्लस्तर बनने के बाद हड्डी में जान आती है, और उसके बाद भी कम से कम 2-3 महीने फिजियोथेरेपी करने के बाद हाथ में या पैरों में पूरा मोशन आता है। वही आप सोचिए कि आपके पेनिस में कट के एक इम्प्लांट लग रहा है, तो कैसे आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे? 15 से 21 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, टाँके खुल जाते हैं और उसके बाद आप सेक्स की तरफ जा सकते हैं। पर मरीज को कई बार फॉलोअप में दवाइयों की, मसाज की, एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो एज अ डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक सेंटर पर अवेलेबल रहूँ, ताकि अगर मैंने सर्जरी करी है तो पेशेंट हमेशा मुझसे आके बाद में या पहले मिल सके और अपनी डाउट्स को, अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सके। तीसरा, इस स्कैम में आप पाएंगे कि एक ही दिन पे डॉक्टर ने 3 या 4 जगह ऑपरेशन कर रखे हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनके पास डिस्चार्ज समरी सेम दिन की है, और एक सर्जरी बेंगलोर में हुई है, एक सर्जरी दिल्ली के द्वारका में हुई है और एक सर्जरी लखनऊ में हुई है। कैसे पॉसिबल है कि वो सेम डॉक्टर तीनों सिटीज़ में एक साथ ऑपरेशन कर रहा था? इसका मतलब तो यही है कि कोई उसका जूनियर है टेक्नीशियन कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं और डॉक्टर साहब सिर्फ यूट्यूब पे मरीज इकट्ठे कर रहे हैं। चौथा, प्री ऑपरेटिव मतलब सर्जरी से पहले मरीज से ना मिलना। मैं हमेशा अपने पेशेंट से सर्जरी से पहले मिलता हूँ, चाहे वो दूर से भी आए हो। उसका रीज़न ये है कि कई बार मरीज के मन में शंकाएँ होती है, डाउट्स होते हैं, कौन सा इम्प्लांट सही है उनके लिए, इम्प्लांट ज़रूरी है भी या नहीं है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट एक बार ओपीडी में मिले, आके अपना मन बनाए,
पुराने मरीजों से बात करे, रिजल्ट्स देखे, पेशेंट की वीडियोस देखे, पेशेंट इम्प्लांट को फील करके महसूस करे और उसके बाद डिसाइड करे कि उसको कौन सा इम्प्लांट करना है। तो प्री ऑपरेटिव पेशेंट से मिलना बहुत ज़रूरी है। और कई हमारे सामने आया है कि पेशेंट से बिल्कुल भी डॉक्टर का संपर्क हुआ ही नहीं, सिर्फ फ़ोन कॉल के बेसिस पे सर्जरी हुई है और पेशेंट बाद में परेशान है। पोस्ट ऑपरेटिवली डॉक्टर पेशेंट से मिलता है, भाई बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी की है, अगले दिन 2 दिन 3 दिन पेशेंट पट्टिया कराता है, ड्रेसिंग कराता है, फॉलोअप करता है, उसका इम्प्लांट ठीक से बैठा है नहीं बैठा है वो चेक होता है। इसके अंदर आपकी सपोर्ट टीम, जूनियर डॉक्टर्स और भी ज़रूरी है, पर एज अ लीडर ऑफ द टीम, एज अ टीम लीडर आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली काउंसिल करने की ज़रूरत हो तो आप हमेशा अवेलेबल रहें। सपोर्ट स्टाफ, आप इम्प्लांट कर रहे हैं, इम्प्लांट ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ पेनिस की दिक्कत हो सकता है आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो सकता है आपको बीपी हो सकता है आपको दिल की बीमारी हो सकता है आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो सकता है आपको पहले कोई चोट लगी हो। हज़ारों मरीजों की बीमारी मरीजों में होती है। तो हमारे सेंटर पे मेरे अलावा मेडिसिन के डॉक्टर है, शुगर के डॉक्टर है, हार्ट के डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी है तो पहले उसको ठीक करना ज़रूरी है। मैं हाई शुगर में आपका सर्जरी कैसे करूँगा? डेफिनेटली रिजल्ट पुअर आएगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो सपोर्ट डॉक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है और ये ज़्यादातर छोटे सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद सर्जरी किसने करी? अब देखो, अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो पेशेंट का यही मानना है कि ऑपरेशन मेरे डॉक्टर साहब करेंगे, पर अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं और आप वहाँ है ही नहीं और आपने ऑपरेशन किसी और से करा दिया या किसी और डॉक्टर से करा दिया जो फुल्ली ट्रेंड है या नहीं है, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आज अगर मेरे सेंटर पे कोई भी मरीज़ आता है तो उसका ऑपरेशन मैं ही करता हूँ, ये आश्वस्त है पेशेंट। हम प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिव रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी रहते हैं और हर सर्जरी रिकॉर्ड करते हैं ताकि मरीज़ को हमेशा रहे कि ये सर्जरी मेरे द्वारा ही पेशेंट पे की गई है। और सबसे बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ट्रेनिंग। अगर आपका पेनाइल इम्प्लांट एक यूरोलॉजिस्ट को करना है जो कि इसके लिए क्वालिफाइड है करने के लिए, और वो इम्प्लांट कोई जनरल सर्जन कर रहा है या प्लास्टिक सर्जन कर रहा है, ऐसा सर्जन कर रहा है जिसकी इम्प्लांट में ट्रेनिंग ही नहीं है, तो ऐसा हो गया कि कल को गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के लिए लेडीज़ डॉक्टर आगे गायनेकोलॉजिस्ट, और कल को बच्चा निकालने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा ENT का स्पेशलिस्ट निकाल रहा है। तो कहने को तो किताब पढ़ के कोई भी सर्जन से सर्जरी सीख सकता है, पर फिर फ़ायदा क्या है इतनी लंबी चौड़ी डिग्रियाँ करने का और सर्टिफिकेशन करने का? तो कल को तो कोई डॉक्टर MBBS करेगा, निकलेगा और जो भी सर्जरी करना चाहे कर सकता है किताब से पढ़ के। तो ट्रेंड क्वालिफाइड आदमी नहीं है जो सर्जरी कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, झूठ बोल के इम्प्लांट करना। मैंने देखा पाया कि 90% पेशेंट्स जिनका पेनाइल इम्प्लांट इन सेंटर्स पे हो रहा है उनको इम्प्लांट ये बोल के किया जा रहा है कि इससे आपका पेनिस बड़ा हो जाएगा। पेनाइल इम्प्लांट साइज इंक्रीज करने का तरीका नहीं है। पेनाइल इम्प्लांट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और टाइमिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। अगर आपको ये बोल के इम्प्लांट डाला जा रहा है कि इससे आपका लिंग में वृद्धि होगी, साइज बढ़ेगा, मोटापा आएगा, तो आपका नेचुरल इरेक्शन छीन लिया जा रहा है और आपकी जो एक नेचुरल कैपेसिटी है सेक्स करने की उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज के वीडियो का एक ही मैसेज है कि आप पेनाइल इम्प्लांट स्कैम से बचिए। पेनाइल इम्प्लांट कराना है तो बिल्कुल सोच समझ के कराइए। मैं नहीं कह रहा आपको कि इस इम्प्लांट मेरे सेंटर पे ही कराना है। आपको पेनाइल इम्प्लांट के अच्छे यूरोलॉजिस्ट के किए गए सेंटर से इम्प्लांट कराना है जहाँ पर डॉक्टर ने कम से कम 50-100 इम्प्लांट किए हो और डॉक्टर ही करे, डॉक्टर ही मिले, डॉक्टर ही आपका सेवा, आपका ध्यान रखे। अगर आप इन स्कैम से बचेंगे तो आपको पेनाइल इम्प्लांट के रियल बेनिफिट्स मिलेंगे। आज मैं आपको मिलवाऊंगा 2 ऐसे मरीजों से जिनका इम्प्लांट इन्हीं सेंटर्स पे, इन्हीं स्कैम सेंटर्स पे हुआ है। डॉक्टर का नाम हमने बीप कर दिया है, पर आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर आप स्टोरी सुनिए इनकी। हम टचवुड इनको ठीक कर पाए, पर हर बार ये ठीक करना पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल, मैं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता असिस्टेंट। पहले भी मैं आप लोगों के सामने काफ़ी पेशेंट लेके आया हूँ। आज हमारे सामने 2 पेशेंट हैं जिनका बकरा बनाया गया था और 1 साल पहले सर्जरी हुई थी पेशेंट की। जानेंगे उनका फीडबैक क्या है, क्या रिस्पांस मिला है वहाँ से सर का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कौन सी सर्जरी की थी उन्होंने? इंडियन इम्प्लांट। कब हुआ था? 1 साल हो गया, 4 नवंबर को हुआ था और 20 तारीख क्या 25 तारीख तक इरोजन हो गया। एक तो इरोजन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में तो एक तो ऑटोमेटिक निकल गया। सो दूसरा था वो मैंने उनसे कांटेक्ट किया पहले कि वो बड़ा खून बीन बहुत बह गया था। तो उनसे कांटेक्ट किया, क्या करें सर? तो बोले कि इंदौर आ जाओ। इंदौर आने में तो 10 कदम भी नहीं चल सकता, तो इंदौर कैसे आ जाएंगे? तो फिर ठीक है, फिर आप नहीं आ सकते तो आप किसी नियर बाय यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, को क्या बोलते मेरे से बात कराओ। ठीक है, फिर मैं अस्पताल में चला गया।
फिर सर से बात कराई, सर बोले ठीक है अभी एक तो निकल गया है, दूसरा भी निकाल दो, फिर बाद में देखते हील होने के बाद। तो उन्होंने दूसरा भी निकाल दिया, हो गया। नहीं जैसे 1 साल पहले आपकी सर्जरी हुई थी, तो ये इरोजन आपको, ये दिक्कतें कब से स्टार्ट हुई थी? इरोजन तो 20 दिन में ही ना, सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा सा, मेरी फोटो है मेरे पास। हाँ। इतना निकल गया, बाद में इतना निकल गया, बाद में पूरा ही निकल गया, सुबह से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो जो पहले इम्प्लांट निकला था वो कहाँ निकला था फिर आप? हैदराबाद में। हैदराबाद में दिखाया था आपने? तब मैं हैदराबाद में था 1-2 साल के लिए, और वो डॉक्टर आते हैं ना हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, पूना, बहुत जगह पे घूमते हैं और सस्ते भी थे। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि उन्हीं से करा लेते, क्या इतना बड़ा सर्जरी नहीं होएगा। ये डॉक्टर साहब की वीडियो देखा था मैंने, डॉक्टर गुप्ता साहब का भी, लेकिन वो बहुत चार्ज करते थे। मैंने सोचा कि इतना क्या है, अभी बजट भी नहीं था, सो उसके तो दैट्स रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे कर दिया। सो इरोजन हो गया। और सर्जरी से पहले अभी बताया था मुझे कि एक इम्प्लांट आपका घर पे निकल गया। घर पे निकल गया, सही है। हाँ, वो कैसे निकला? वो तो ऑटोमेटिक निकल गया सर, ऐसे धीरे 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 करके निकल गया। आपने कोई हार्ड सेक्स नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, नॉर्मली इरोजन हो गया था आपको? नॉर्मली सेक्स कैसे करेंगे सर, 20 दिन में थोड़ी ना सेक्स कोई करेगा। मेरा बैंडेज भी था। बेशक रहते 20 दिन में तो टाँके भी हील नहीं होते। वही ना, मेरे पास है फोटो, क्या नहीं दिखा दो ठीक। आपको क्या मेरा पे। ओके, देखो ये सुबह में हो गया, ठीक है, थोड़ा सा निकल गया दोपहर में। आपका ये इतना इरोजन हो गया था, आप यूरिन कैसे पास कर रहे थे? यूरिन तो कर ही नहीं उस दिन तो। ठीक है, उस दिन तो उनका नहीं क्या कहना था? सुमित जायसवाल जी का क्या कहना था? वो बोल रही कि आपने कुछ तो गंदा अंडरवेयर पहना होगा, डेटॉल से साफ नहीं किया होगा, और अभी वही बोले, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर अपनी क्या सजेशन ली, फिर आप डॉक्टर जिन तक आए? क्या आपने सोचा फिर आप डॉक्टर जिन तक आए? कुछ नहीं, बस मैंने वीडियो देखे ना डॉक्टर सुमित जायसवाल के, आपके चैनल पे बहुत सारे पेशेंट के रिवीजन हुए थे यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपने वहाँ फॉलोअप तो किया होगा? कहाँ से करेंगे सर, वो इंदौर में, हम हैदराबाद में। तो उसके बाद में किया था एक बार, 1-2 महीने बाद में आए थे वो। हाँ। तो बोले कि अभी ठीक है, अभी तो रुको थोड़े दिन, 6 दिन, फिर 6 दिन के 6 महीने के बाद हम वापस से रिवीजन सर्जरी कर देंगे। ठीक है, तो फिर आप आए डॉक्टर विजयन के पास, उन्होंने क्या कहा आपको सर्जरी के बारे में? अभी देखो सर, सर ने तो मुझे क्लियरली कहा था आपका पहले इरोजन था, तो थोड़ा सा साइज का इशू आएगा, गर्द का मैं देख लूँगा, पर साइज का थोड़ा तो इशू आएगा, वो तो थोड़ा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ तो चलेगा सर, आप आपके हिसाब से देख लो, मैंने बोला जो आपको ठीक लगे वो कर दो। आपकी सर्जरी वहाँ की थी उन्होंने? हैदराबाद में की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी सर्जरी कब हुई थी? लास्ट ईयर। ये सुमित जायसवाल ने कहाँ की थी आपकी सर्जरी? दिल्ली में। दिल्ली में की थी उन्होंने सर्जरी। ठीक है, तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे? कॉम्प्लिकेशन एक था, एक तो यूरिन होल्ड करने में दिक्कत आ रही थी उसके बाद से, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आफ्टर सर्जरी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं हो पाता, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। वो यहाँ पे रहते नहीं है, बाहर से आते हैं। उनको पहली बार और आखिरी बार मैं सीधा ओटी में देखा था, उसके बाद कोई नहीं। जब फोन पे बात करो, मतलब आपने कोई कंसल्टेशन नहीं? कोई कंसल्टेशन नहीं, कंसल्टेशन देने का उनको टाइम ही नहीं है। सुबह आते हैं सीधा ओटी में। मतलब सिर्फ ऑन कॉल बात हुई थी? ऑन कॉल भी उनसे एक ही बार बात हुई थी पहले। अच्छा। उसके आफ्टर सर्जरी उनसे कोई बातचीत नहीं, सिर्फ उनके असिस्टेंट ही फोन उठाते हैं, और वो भी बात को टाल मटोल करते हैं। उसके बाद दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कम से कम उसको डॉक्टर ही सॉल्व करेंगे। कि जिस व्यक्ति के हाथ में हमारी हेल्थ है, वो व्यक्ति बातें नहीं करना चाहता, वो मिलता ही नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या है। तो उसके बाद वो प्रॉब्लम तो थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जैसे इनका केस है, ऐसा केस मैंने 1-2 बार और सुना, देखा, तो मुझे भी लगा कि सिमिलर चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर जगह पे नहीं था, तो इम्प्लांट प्रॉपर जगह पे नहीं था। तो उसके बाद जो है मैंने डॉक्टर विजय गुप्ता जी से यहाँ इनसे अपॉइंटमेंट ली, इनसे बातचीत की, इनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो इन्होंने 2 बार इनसे अच्छी तरह कंसल्टेंट से हुई है, इन्होंने अच्छी तरह इस चीज़ को समझाया। मैं समझता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट एक अच्छी सर्जरी है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्टर के साथ में बातचीत है, कंसल्टेंसी, जो कि सही तरह से समझाते हैं। तो उन्होंने समझाया, तो उससे थोड़ा फेथ बढ़ा इनके ऊपर, और फिर उन्होंने जो सजेस्ट किया वो किया, और कल फिर दोबारा से सर्जरी हुई है। विजयन सर ने आपको क्या सजेस्ट किया था? विजयन सर ने मुझे 3 पीस जो इन्फ्लाटेनक्स है वो सजेस्ट किया, और वही लगवाया मैंने। तो जो उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके लिए ये ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार पहले जो इंडियन इम्प्लांट है वो मतलब फेल हो चुका है,
आपको सर ने कौन सा रिकमेंड किया था, डॉक्टर विजयन सर ने कौन सा रिकमेंड किया इम्प्लांट? ये इन्फ्ला 10X इन्फ्ला 10X 3 पीस। अच्छा 3 पीस, ठीक है। तो अब आपका साइज वगैरह क्या लग रहा है आपको? अभी तो ठीक लग रहा है, कल सर्जरी हुई है। अच्छा, आज मैं ड्रेसिंग के लिए आया हूँ आपके बिल्कुल पास, कंफर्टेबल हो? तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक कंफर्टेबल है। बाकी इसके बाद अब धीरे धीरे आगे जाके तो ज़्यादा उम्मीद है कि ठीक ही रहेगा, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके सर। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.